हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पॉडकास्ट ऑफ सीए पोर्टल्स। आज हम कॉस्टिंग के किंग के साथ बैठने वाले हैं, विच इज नमित अरोरा सर। एंड ही इज अ वेरी फेमस फैकल्टी फॉर सीए इंटरमीडिएट। ही टीचेस सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, एफएम एंड एसएम। एंड इनके डायलॉग्स एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों बहुत स्वीट है, लड्डू जैसे। सर, तो यू कैन स्टार्ट बाय टेलिंग अस अबाउट योरसेल्फ। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया, मैं भी बढ़िया। विशाखा हेलो, पलक हेलो, सी पोर्टल्स हेलो। और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़कर। और जी बिल्कुल, हम चालू कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। सर, तो आप अपने सीए एग्जाम्स के बारे में बताइए, लाइक कितने अटेम्प्ट्स थे एंड व्हाट वर द स्ट्रगल्स इन दैट, ऐसा कुछ भी। हाँ, सीए एग्जाम्स के लिए मैं बताते के साथ में आपको, चलो सीधे डायरेक्ट वही बताता हूँ। सीए एग्जाम्स मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। तो मेरा ये था कि मैं डायरेक्ट एंट्री से जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा थर्ड ईयर आया बीकॉम का, तो फिर आईसीआई ने निकाल दिया कि सीपीटी मैंडेटरी है। तो फिर मेरे को सीपीटी करना पड़ा थर्ड ईयर में। तो 2006 का जो पहला सीपीटी था वो मैंने दिया था। तो मैं बिलोंग करता हूँ मुरादाबाद से, तो वो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लिया था उसमें। उसके बाद में हमारे साथ में ये था कि 3.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप थी। और अब जो आईसीआई ने आर्टिकलशिप की है वो मच बेटर है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि इतना टाइम ही सीखने के लिए चाहिए होता है। तो 3.5 साल की आर्टिकलशिप में ही इंटर के भी पेपर देने थे, फाइनल के पेपर आर्टिकलशिप के बाद होते थे। तो 4 ईयर्स की जर्नी होती थी, अब 3 ईयर्स की रह गई है, टाइम भी उतना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो सीए इंटरमीडिएट के पेपर थे वो बहुत ग्रुप दिए थे, 1 अटेम्प्ट हो गया था। और उसके बाद फाइनल के पेपर भी 1 अटेम्प्ट थे, दोनों बार रैंक रह गई थी। इंटर में 2 नंबर से, फाइनल में 1 नंबर से। और पढ़ाई का जो रहा, पढ़ाई के टाइम पे मैंने मतलब बहुत अच्छी मेहनत करी, नोट्स बनाए। और बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी मैंने सीखी। जब आप आगे क्वेश्चन पूछोगे कुछ और मैं उसमें बताता जाऊंगा। पढ़ते टाइम पे कि स्टूडेंट को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने जो अपने आप अपने ऊपर सीखा, वो सारी चीज़ें फिर मैंने अपनी टीचिंग के अंदर डाल दी कि बच्चे को इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इंटर और फाइनल के पेपर का एक केस बताता हूँ मैं आपको। जब मेरे इंटर के पेपर थे, तो मेरे को सीए का मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ग्रेजुएशन के पेपर होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर चल रहा था। तो ग्रेजुएशन में तो अपना 10 ईयर्स पढ़े और अपना पेपर देने चले जाते थे। तो मेरे को इंटर के पेपर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, फिर पीछे मेरा एकेडमिक अच्छा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और मैंने रिवीजन भी सिर्फ एक ही किया था, एक ही रिवीजन करके चला गया था मैं। तो जब मेरा फर्स्ट पेपर था तो अकाउंट का पेपर था। तो अकाउंट के पेपर से एक दिन, मतलब 2-3 दिन पहले जैसे मैंने उसका रिवीजन चालू किया। तो अकाउंट एक ही होता था 100 नंबर का उस टाइम भी, उसके बाद फिर स्प्लिट होके दो गए थे। फिर बाद में दोबारा से एक हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 2000 क्वेश्चन थे। तो वो 2000 क्वेश्चन में करने बैठ गया कैलकुलेटर पे, राइटिंग में तो पॉसिबल नहीं थे। मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं किया था। अब वो आप ये रेट लगाओ, अप्रोक्सीमेटली बिना सोए 48 आवर्स में रेगुलर पढ़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में बर्डन इतना था कि भाई कैसे हो पाएगा। 48 आवर्स में सोया ही नहीं, बिल्कुल रेगुलर पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, मतलब दिमाग बिल्कुल खत्म। बस खाना खा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, वही पानी पीते रहो पढ़ते रहो, पानी पीते रहो पढ़ते रहो, कैलकुलेटर लेकर। और मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं, लास्ट में 2-3 चैप्टर मेरे छूट भी गए। अब जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही पेपर मेरे सामने आया अकाउंट का, मैं देखता हूँ सामने पहला क्वेश्चन था हायर परचेज का। अभी भी मेरे को अच्छे से याद है। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। और वो देखते के साथ मुझे उसका सॉल्यूशन पता है। फिर मैंने पेन उठाया और कॉपी पे लिखना चालू किया। और मेरे हाथ ने लिखने से मना कर दिया। मतलब एक तरीके से हाथ और जो दिमाग का लिंक है वो टूट गया, क्योंकि पीछे 48 आवर्स तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, मैंने कोई रेस्ट ही नहीं किया। तो जब मैंने फिर लिखना चालू करा, मैं लिख ही नहीं पा रहा। अब मैं कह रहा हूँ अबे हायर परचेज का ये क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आता है पहले क्वेश्चन से लेकर और लास्ट तक, पूरा 100 नंबर का एक्यूरेट पेपर मेरे को आता था। लेकिन मेरा हाथ ही नहीं चला, मैं लिख ही नहीं पाया। और पहला पेपर हमेशा बच्चों को सीख दे के जाता है कुछ ना कुछ। तो वो सीख मेरे लिए भी लाइफ टाइम हो गई। अजीब क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जिन सीए के मैं आर्टिकलशिप कर रहा था वो इन्विजिलेटर थे वहां पर, अलग से बेइज्जती कि भाई ये कर क्या रहा है, बैठा हुआ है खाली, क्योंकि वहां पे आर्टिकलशिप में तो ये कहता था बहुत इंटेलिजेंट हुई है, ये तो कुछ लिख ही नहीं रहा, इसको आता भी ये नहीं आता है। अब मेरा दिमाग एकदम से पजल हो गया, फिर मैंने सोचा कि भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में लिटरली सो गया। और मैं 1.5 घंटे सोया आराम से, मतलब 3 घंटे का पेपर। और मैं 1.5 घंटे सो गया, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। और मेरा हाथ लिखने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद में 1.5 घंटे के बाद जब मैं उठा, वो भी मेरे इन्विजिलेटर जो मेरे सीए थे प्रिंसिपल, उन्होंने उठाया, बोले नमित क्या कर रहा है ये, तू सोने आया है यहाँ पे काम करने आया है, पेपर दे। तो मैं जैसे उठा, फिर कनेक्शन बन गया।
उसके बाद में मैंने नॉन स्टॉप लिखा, 65 मार्क्स का मैंने 1.5 घंटे में लिखा। एक्यूरेट अकाउंट में 65 मार्क्स आए। वहां से मेरे को ये लर्निंग मिली कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, और आपको पहले से क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर मैंने फाइनल के अंदर वो अडॉप्ट कर दिया। तो फाइनल के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस कौन से लास्ट में रिवीजन करना है, जैसे बुक के अंदर भी हम बताते हैं सेकंड रिवीजन, फाइनल रिवीजन, वो क्वेश्चंस का सिलेक्शन चालू कर दिया कि लास्ट टाइम के लिए कुछ नहीं छोड़ना। और तैयारी पूरे साल से, मतलब जो जंग लड़नी है ना उसकी तैयारी पूरे साल से करनी है। ऐसे नहीं हो सकता कि लास्ट में जाके करेंगे या कुछ होगा। और फिर मैंने पूरा सिलेक्शन किया, सब कुछ किया। तो फाइनल के पेपर में मेरे को हो गया टाइफाइड। तो अक्टूबर में मेरे को टाइफाइड हुआ, पूरे महीने टाइफाइड रहा, मैं हॉस्पिटलाइज रहा अप्रोक्सीमेटली 15 दिन। उसके बाद में मैं आया, जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, अगले दिन मेरा पेपर था अकाउंट का। तो मैंने जो है ये सोचा कि भाई ये वाले पेपर तो निकलेंगे नहीं, तैयारी में रैंक ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि पेपर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेरी मदर बोली कि तू एक काम कर, तू पेपर ड्रॉप मत कर, तू पेपर दे आ, टेस्ट की तरह से समझ ले, अटेम्प्ट मतलब विड्रॉ मत कर। तो मैं बोला चलो ठीक है, क्योंकि मेरे शरीर की हालत नहीं थी ऐसी, 20 दिन वैसे ही एडमिट था मैं, तो मेरी मतलब बिल्कुल बोला हुआ था। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है पेपर दे देता हूँ। मैं गया, पेपर दे के आया, जब रिजल्ट आया 1 नंबर से रैंक रह गई बस, और पूरा क्लियर था। तो मतलब मैंने एग्जामिनेशन में ये समझा कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पहले से होनी चाहिए, और पूरे साल आपको पढ़ना पड़ेगा। और अटेम्प्ट किसी भी हालत में स्किप नहीं करना। हम नहीं जानते कि हो सकता है यही अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट हो जिसमें हमारा निकलना था, और उसके बाद में उस तरीके का मोरल तैयारी हो ही नहीं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी। सर जैसे कि आपका टीचिंग स्टाइल फुल ऑफ एनर्जी और ह्यूमर से भरा हुआ है, तो सर आपने कब डिसाइड किया कि आपको टीचिंग परस्यू करना है अपना प्रैक्टिस और जॉब छोड़कर, और कॉस्टिंग और एफएमएसएम सब्जेक्ट ही क्यों चूज किया आपने? ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है, चलो मैं बताता हूँ हुआ क्या। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब जैसे ही मेरा बीकॉम से फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आया, जिस इंस्टीट्यूट पे मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोचिंग ली थी, वो मुझे बोले कि आप सीएस फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा लो, क्योंकि आप तो बच्चे पढ़ाते ही हो, 11 12 के पढ़ा रहा था मैं उस टाइम, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज पढ़ाता था तब मैं। तो मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला सीएस को पढ़ा लो, तो मैंने सीएस फाउंडेशन में अकाउंट और लॉ का पेपर होता था, जैसे हमारे यहाँ पे लॉ वाला होता है ना सीपीटी में, सेम टू सेम मैंने वो पढ़ाना चालू कर दिया बीकॉम सेकंड ईयर में। उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आया। तो फिर वो बोले, उस टाइम होता था CAPE 1, उसे CAPE 1 बोलते थे, कि सी मतलब सीए फाउंडेशन की तरह से। तो वो बोले कि आप CAPE 1 को पढ़ा लो। मैं बोला ठीक है, उसे पढ़ा देता हूँ। वही 11 12 वाला अकाउंट होता है, और उसका लो था, लो मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। अब मैं बीकॉम थर्ड ईयर में जब आया, तब मेरे पास ये हो गया था कि अब मैं भी सीए करूंगा। इस तरीके की माइंड सेट हो गया था, मैं भाई सीए के बच्चों को पढ़ा भी रहा था। तो उस टाइम जब सीपीटी आया, सीपीटी मेरे सामने आया, तो मैंने सीपीटी मतलब जैसे पढ़ाना चालू किया, तो उसी टाइम CAPE 1 वाले जो बच्चे मैंने पढ़ाए थे वो पास होके मेरे पास आ गए। तो CAPE 1 वाले बच्चे जो मतलब सेकंड ईयर में मैंने पढ़ाए थे, वो थर्ड ईयर में जैसे पास हो गए, वो मेरे पास आ गए। तो वो बोले कि सर सीए इंटरव्यू पढ़ा दो आप। अब मैं बीकॉम थर्ड ईयर में था, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि मेरे को लगा मैं तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ भाई, बीकॉम सेकंड ईयर में तो सीए फाउंडेशन के बच्चे पढ़ा दिए। तो मैं उनको बोला हाँ किताबें ले आओ तुम, और मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा, एक बार बुक्स ले आओ। अब जब मेरे पास सीए इंटर की वो बुक्स लेके आए भाई, वो मोटा चत्था, और मैं देख के दिमाग घूम गया। मैं बोला भाई अगर ये पढ़ाना है तो ये कोर्स तो करना पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली सीए करने के बाद टीचिंग डिसाइड नहीं की, मैंने टीचिंग के लिए ही सीए ज्वाइन किया था। तो मुझे ये हुआ कि अगर इन सीए के बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे सीए ही करना पड़ेगा। तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मैं सिर्फ सीए पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने अपना जैसे सीए ज्वाइन कर लिया। सीए ज्वाइन करने के बाद में लक्ष्मी नगर में टॉपर्स इंस्टीट्यूट था। तो जब मैं सीए इंटर मेरा क्लियर हो गया था, मैंने वहां पर पढ़ाना चालू कर दिया था फाउंडेशन। उसके बाद में जैसे ही मेरा सीए क्लियर हुआ था, वहां पे मैं इंटरमीडिएट के लिए गया। तो मेरे को पढ़ाना था टैक्स, मेरा इंटरेस्ट टैक्स में था, और सबका इंटरेस्ट टैक्स में होता है, मजा अलग ही आता है। तो मुझे था कि भाई मैं टैक्स पढ़ाऊंगा। तो जो टॉपर्स के ओनर हैं भगवान लाल सर, मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को सीए इंटर का टैक्स दे दो। तब मेरा सीए हो चुका था। बोले नमित, टैक्स के लिए तो हमारे पास टीचर हैं, कोस्ट एफएम का एक इवनिंग बैच है, वो तुम पढ़ा लो। तब कोस्ट एफएम ना एक साथ हुआ करते थे, दोनों पेपर 100 नंबर के मिलाकर होते थे, अलग अलग नहीं थे। तो मैं बोला कि ठीक है, अब इस समय जो मिल रहा है वो ले लेता हूँ। तो मेरे ब्रदर बोला कि अभी जो मिल रहा है वो पकड़ ले, बाद में टैक्स में कन्वर्ट हो जाना जब तेरा नाम चल जाएगा। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जैसे ही एक बैच पढ़ाया, उसका रेस्पॉन्स आने लगा। अच्छा, कोस्ट एफएम के लिए फेमस था, कोस्टिंग के लिए कि टफ होता है, भारी होता है, बोरिंग होता है, समझ में नहीं आता। तो मुझे लगा ठीक है भाई, ऐसा पेपर पढ़ाओ जो टफ हो और बच्चे को आसान बना के दें हम लोग।
तो मैंने इवनिंग में जैसे बैच ज्वाइन कर लिया, उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ गया। पहले ही बैच में उसमें 50 बच्चे थे, 3 रैंक आ गई उस बैच से, मतलब 50 स्टूडेंट्स में से 3 रैंक आ गई, और 90+ मार्क्स आ गए 2 बच्चों के। तो मैं बोला भाई बच्चे का रेस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में फिर वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब आज की डेट में मैं आपको मतलब फ्रैंकली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टैक्स नहीं उठाया, बहुत अच्छा किया। हर साल अमेंडमेंट्स, मेहनत, इतना वो करना। और कॉस्ट एफएम के अंदर क्या हुआ, जैसे मैं पढ़ाता रहा, एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग क्वेश्चंस पे कैसे करवाए जाएं कैसे ना करवाए जाएं, एक रिसर्च चलता रहा। तो वो रिसर्च से मैं अपनी पढ़ाने के तरीके को बढ़ा के ले गया। जबकि मुझे लगता है कि अगर मैं टेक्स्ट के अंदर रहता तो मैं अमेंडमेंट्स, नोट, सेक्शन जो चेंजेज आए उसमें लगा रहता। और मेरे को लगा कि ऊपर वाला जो रास्ता दिखाता है ना, जहां लेके जाता है उस पे चलना चाहिए, वो बेस्ट है। तो तब मैंने चुना था मजबूरी में, और फिर बाद में मजा आने लग गया, और फिर इसके एक्सपर्ट हो गए। ये रहा कॉस्ट एफएम का और पढ़ाने का। सर, ओके सर। सर यूट्यूब पे आप बूस्टर बैच निकालते हो, तो इसका इतना हाइप क्यों लगता है आपको, कि क्यों है इसका इतना हाइप? स्टूडेंट्स इतना अच्छा क्यों समझते हैं इसे, इसी को प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है, जो मेरा वो अकाउंट वाला पेपर था ना, सीए इंटर का, जो मैंने वो 2000 क्वेश्चन किए थे, उस दिन मैं ये समझ लिया था कि भाई क्वेश्चंस का सिलेक्शन होना चाहिए। अगर क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होंगे तो आप लास्ट में रिवीजन में टूट जाओगे। कोई भी पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर ही नहीं सकता। और मुझे वो क्वेश्चन चाहिए थे जिन क्वेश्चंस के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आपके सारे एडजस्टमेंट आ जाएं। हम एग्जाम से देखो, हम पूरे साल पढ़ाई कर रहे होते हैं, आता हमें सब कुछ है। मेन बात ये होती है लास्ट में क्या देख कर जाए। तो बच्चा उसमें बुरी तरीके से कंफ्यूज रहता है कि मैं कोई चैप्टर छोड़ दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग छोड़ दूं, मार्जिनल छोड़ दूं, या फिर किसी में क्वेश्चन ज्यादा है तो कैसे करूं। और होता क्या था, बहुत सारे साल हमने देखा कि जैसे बच्चे पढ़ना चालू करते हैं, शुरू के 7-8 चैप्टर पढ़े, तब तक टाइम खत्म हो गया रिवीजन का उसके पास। तो मुझे समझ में आया कि एक परफेक्ट रिवीजन तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल सेलेक्टेड हो रिवीजन वाले। और दूसरा, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि जब बच्चा उन्हें पढ़ के जाए उसके अंदर सारी एडजस्टमेंट कवर हो जाए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कॉपी पेस्ट आए, हमें चाहिए कि एडजस्टमेंट सारी कवर हो जाए। पढ़ा हुआ तो बच्चे ने सब कुछ है, रिवीजन चल रहा है। तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवाने का तरीका। तो बच्चा जब उसे करके जाता है ना, तो एग्जाम में वो जाता है तो उसका पेपर बड़े मजे से निकल जाता है। मतलब उसका ना रिवीजन का कोई उसको बर्डन ही नहीं है कि कॉस्ट एफएम का रिवीजन करना है, बूस्टर बैच देखो काम खत्म। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ऐसा चल रहा है कि बूस्टर बैच के जो क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में 70-80 नंबर के छक्के सीधे आ जाते हैं। वो मतलब उसी में से सीधा सीधा ही आ जाता है हर बार। तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इसके लिए मैं वो दिखाता हूँ आपको। मैंने इंटर में क्या किया था, जैसे इंटर में मेरे से मिस्टेक हुई, तो ये मेरे फाइनल के रजिस्टर है, पुराने रजिस्टर, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये पुराने वाले टाइप के रजिस्टर है। नोटबुक तो वैसी होती थी। तो ये जो रजिस्टर है, आप इस पे पढ़ोगे, ये मेरे फाइनल की कॉस्टिंग का रिवीजन है, तब फाइनल में भी होती थी। इस पे लिखा हुआ है कॉस्टिंग कंसेप्ट। तो कंसेप्ट का रजिस्टर मैंने फाइनल में ही अलग बना लिया था। और ये उसका न्यूमेरिकल का रजिस्टर है। तो न्यूमेरिकल के रजिस्टर के आगे मैंने पूरी लाइन वो कर दिया था कि कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट है। इसके बाद हर चैप्टर के अंदर, जैसे मेरा कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, तो आपके चैप्टर के अंदर यहाँ पर आप लोग को दिखे, शायद दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो ये इंडेक्स बना हुआ है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना है। और जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर के एंड में मेरी वो लिस्ट लगी हुई होती है कि मेरे को लास्ट में कौन से क्वेश्चन रिवीजन करने थे। मतलब ये जो कुछ भी आप लोग पढ़ते हो वो आज का नहीं है। और ये रजिस्टर मैंने 2009 में बनाए थे, दिस इज 2025। मतलब तब मैंने एक चीज डेवलप की थी कि भाई कंसेप्ट अलग होना चाहिए, न्यूमेरिकल अलग होने चाहिए। बच्चा कंसेप्ट पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए अगर कंसेप्ट पहले देखे, वो मिक्स मिक्स ना हो सब कुछ। दूसरा, जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो पहले से डिसाइडेड हो कि लास्ट में हमें क्या क्या रिवीजन करना है। तो वो तब से स्टार्टेड है। अब जो लास्ट जो फाइनल रिवीजन वाले क्वेश्चन होते थे कि भाई यही क्वेश्चन मुझे रिवीजन करके जाने हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन उठा के बूस्टर बैच बना रखा है। तो वो बच्चे का रिवीजन हो जाता है उसमें बहुत बढ़िया। तो सर आप ये बता सकते हो कि आपको लेटेस्ट सितंबर 25 का सीए इंटर का कॉस्टिंग एफएमएसएम का पेपर का लेवल कैसा लगा, और आपका क्या रिव्यू था उस अटेम्प्ट के लिए? जो कॉस्टिंग का पेपर था वो तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, एवरेज पेपर था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, बच्चे बल्ले बल्ले करते हुए घूम ही रहे थे। एफएम एसएम में एफएम आसान था, एसएम इस बार इन्होंने घुमा के दे दिया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आईसीआई का एक पैटर्न है, वो हर एक ग्रुप में ना कोई एक पेपर के अंदर बच्चे को घुमाएगा जरूर।
जैसे ग्रुप वन के अंदर, लॉ के अंदर भाई केस स्टडी मतलब बैंड बजा दी बच्चों की, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ऐसी ग्रुप टू के अंदर थोड़ा सा एसएम घुमा दिया, बाकी सब कुछ सही रखा। तो हमेशा बच्चा इस बात को मान के चले कि आईसीआई हर एक ग्रुप में कोई एक पेपर घुमाएगा जरूर। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात, वो जो भी पेपर घुमाते हैं ना, उसके अंदर लिबरल मार्किंग होती है। मतलब अब वो जैसे लो का पेपर अगर घुमा दिया, तो लो के पेपर में जहां एग्जामिनर को 30 नंबर देने हैं वो 40 नंबर देंगे। पीछे से ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन रहते हैं। जैसे सितंबर का तो नहीं, लेकिन एफएम का पेपर टफ आया था, मई वाला, वो बहुत टफ पेपर था एफएम का, बच्चे उसमें घूम गए थे। तो उसके अंदर आप देखोगे ना, तो हर बच्चे के डॉट 40 वाले इतने बच्चे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी कि भाई कैसे भी करके उनको 40 पे लेके जाया जाए। तो जो भी पेपर अगर कभी भारी आया है, तो उसकी मार्किंग लिबरल होती है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि अगर आपका कोई भी पेपर आपको लगता है कि भाई भारी आया है, या आप उसमें लग रहा है कि थोड़ा टाइट हो गया है मामला, पास हो गए नहीं हो गए, डाइसी है, तो आप उसकी चिंता मत करो, उसकी लिबरल मार्किंग होगी, इवन ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं। अब तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि केस स्टडी में कहीं पे भी अगर गलत एमसीक्यू आ गया, उसके ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं सीधे सीधे। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है, पेपर पूरा करके आओ। कोई पेपर अगर टफ है, उसकी लिबरल मार्किंग हो जाएगी। और बाकी के पेपर्स पे ध्यान दो, क्योंकि बाकी के पेपर्स उसको सेट ऑफ करने के लिए है ना। एक में 40 आ रहे हैं, दूसरे में 60 लेके आओ, बन गया एवरेज। तो ओवरऑल पेपर ठीक थे, एसएम का पेपर थोड़ा सा घुमा के था। कोस्ट और एफएम तो आसान थे इस बार। सर तो आप एक टैगलाइन बोलते हैं लाइक अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम कि ये तो लड्डू कॉन्सेप्ट है एंड पानी पीते जाओ क्वेश्चन करते जाओ। तो इसका मतलब ये डायलॉग से आइडियाज आपको कहाँ से आए एंड इसका रीजन क्या है ये सब बोलने ठीक का? है। 2015 का बैच था मेरा, फेस टू फेस। उस बैच के अंदर क्या हुआ, जैसे मैं पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते हुए ना मेरे को ये था कि किसी बच्चे को अगर, जैसे क्लास में क्या होता है, फेस टू फेस में इधर उधर गपशप करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो टीचर को उनका ध्यान अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करना होता है, तो किसी भी क्वेश्चन को ना जो आने वाला होता है उसको बोल देते हैं कि बच्चों ये हार्ड क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, जिससे अटेंशन हो जाए एकदम से। तो मैं ऐसा करता था, तो मैं बोलता था कि बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड है और इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। तो अब वो बैच की अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 लेक्चर हुए थे। तो एक लड़का मेरे पास आता है, कहता है कि सर आपको एक बात बताऊं। मैं बोला कि हाँ। बोले सर मेरे को ना कोस्टिंग में ऐसा कुछ भारी नहीं लग रहा। मैं बोला ठीक है। बोले आप बढ़िया पढ़ाते हो। मैं बोला थैंक यू वेरी मच। बोला लेकिन सर आप जब ये कहते हो ना किसी क्वेश्चन के पहले कि हार्ड है, तो एक साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि भारी है और मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही समझा कि स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है, मैंने रिवर्स साइकोलॉजी अडॉप्ट की। कि अगर हम ये बोलते हैं कि कोई चीज हार्ड है और बच्चा उसको ये समझता है कि हाँ भाई ये भारी होगा, और वो उसी तरह से तैयारी करता है, उसको लगता है भारी है, तो उसको कुछ भी लाइन लगेगी ना, तो उसको लगता है इस लाइन में कुछ होगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा, वो नेगेटिव हो जाता है पहले से ही। तो मैंने समझा कि अगर मैं इसको ये बोलूं कि आसान है, तो क्या साइकोलॉजी बनेगी। तो मैंने उसी बैच में बोलना चालू किया कि भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो लड्डू है। और उसका इतना जबरदस्त इफेक्ट मैंने देखा, बच्चों के रिजल्ट, बच्चों के क्वेश्चन करने का तरीका, मतलब उनके चेहरे बदल गए। जैसे ही बच्चों को बोलो कि ये वाला क्वेश्चन आसान है, मतलब 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, और मैं उसको कह रहा हूँ ये तो लड्डू क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, और बच्चे एक एक एडजस्टमेंट इतने मजे से समझते जा रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि साइकोलॉजी कम कल गेम बहुत बड़ा गेम है, और ये चीज 100% इफेक्ट डालती है बच्चे के दिमाग पर। तो ये जो लड्डू क्वेश्चन वाला कंसेप्ट है, ये मैंने वहां से डेवलप किया। और उसके बाद मैंने एक चीज ये अपने को बोला था कि मैं टीचिंग के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करके उसे पढ़ाने का ऐसा तरीका सोचूंगा कि वो बच्चे के लिए वाकई में उसे आसान लगे, उसे आराम से समझ में आ जाए। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास में या मैं करवाता हूँ, उस हर क्वेश्चन के ऊपर मैंने कम से कम 20 से 30 बार अलग अलग तरीकों से सोचा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे समझाऊं तो कैसा रहेगा, ऐसे समझाऊं तो कैसा रहेगा, और बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कि भाई बच्चे को भी समझ में आए। फिर उसके बाद में मैं उसको एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ कि इस तरह से अगर बच्चे को पढ़ाऊंगा, तो बच्चे को चीज समझ में आ जाएगी। तो फिर एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च करके, तो अब तो लड्डू ही बन चुका है पूरा का पूरा। अच्छा, और पानी पीते जाओ, और उसका वो क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हमारी ना आंखें थक जाती हैं, और हमारे को वाटर इनटेक चाहिए होता है, और ऑक्सीडाइज करना होता है अपनी बॉडी को, मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप पानी पीते हो, तो हमारी बॉडी नॉर्मली फ्रेश रहती है, तो पढ़ते हुए फ्रेश रहना चाहिए। अब मैं अभी भी आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मेरे पास हमेशा ये अपना पानी का गिलास और जग हमेशा रहेगा। एक मेरे पास कहीं भी मैं जाऊं, एक कैलकुलेटर हमेशा रहेगा। ये दो चीजें हमेशा रहेंगी। और ये वाला जो ये कैलकुलेटर है, ये मेरा ये भी सी इंटर के टाइम का कैलकुलेटर है। मतलब इसकी WDV 0 हो चुकी है। हम्म। हाँ जी। सर जैसे कि एक वेब सीरीज आई है हाफ सी है, उसका सीजन 2 आया है अभी अभी।
तो आपने वो वेब सीरीज देखी है, और अगर देखी है तो आपको उसके पीछे का क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? जो हाफ सी वाली वेब सीरीज है वो मैं अभी नहीं देख पाया, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को बोला था कि पास्ट ईयर क्वेश्चन की ना, नए कोर्स के जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है उनकी सीरीज बना के दूंगा, जितने भी आए ना नए कोर्स में। तो May 24 से अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, मैं उनको सबको ना एक ही जगह पे कंपाइल करके पूरी एक मैराथन टाइप वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए। तो उसी बीच में वो आई थी, तो मैं अभी उस पर ध्यान नहीं दे पाया। बाकी मैंने उसके रिव्यू पूछा था तो हाफ सीए का मुझे यही समझ में आता है कि जो सीए इंटर करके बच्चे रह जाते हैं उसके लिए बनी होगी। पर मैं उसके लिए अभी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि वो जब आ जाएगी देख, मतलब मैं जब देख लूंगा तब मेरा बोलना बेहतर रहेगा, ऐसे बोलना मेरा ठीक नहीं रहेगा। तो लाइक आजकल के स्टूडेंट्स के लिए इफ यू हैव सीन की फोन रील्स वगैरह काफी डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। इवन रिलेशनशिप्स माइट बी वन डिस्ट्रैक्शन। तो उस पे मतलब फोकस कैसे बनाए रखें हम पढ़ाई पर, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये ना ओवर हाइप्ड बात है कि जैसे रिलेशनशिप का मैटर है, या फिर आपके रील्स या किसी कुछ भी देखने का मैटर है, कि इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन है। और आज की डेट में ऐसा है, पहले नहीं था। रिलेशनशिप हर पीरियड में रही है, हमसे पहले वाले भी, हमारे आगे भी चलती रहेगी। ये कोई मैटर नहीं है, सच्ची बात ये है। उसे हैंडल कैसे करना है वो आपको आना चाहिए बस। आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में आप इतना टाइम दे रहे हो। सबसे बड़ी चीज क्या होती है रिलेशनशिप के अंदर ना, इन डेप्थ जब चले जाते हैं और प्रायोरिटीज को साइड में कर देते हैं, तब दिक्कत आती है। एक बड़ी सिंपल सी चीज है, रिलेशनशिप हो सकता है 5 साल बाद ना रहे, हो सकता है 5 दिन बाद भी ना रहे, थोड़ा फास्ट भी चल रहा है आजकल। और लेकिन करियर और डिग्री, जो डिग्री आपके पास वो तो लाइफ टाइम रहेगी। हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है लाइफ की हर एज में। आप अपनी किसी भी एज में अगर प्रायोरिटी सेट करना जानते हो ना, तो फिर आप कभी पीछे नहीं रह सकते। जैसे कि आपका बच्चा छोटा है, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आज की डेट में मेरी प्रायोरिटी सिर्फ यही है कि मेरे को इसे अच्छे से रेज करना है। अब वो जैसे मेरी वाइफ है रुचि, तो वो अपना सीएस प्रोफेशनल है, और सीए फाइनल का उसका एक ग्रुप बचा हुआ है, वो उसने दिया ही नहीं, क्योंकि सीएस में उसकी बहुत बढ़िया जॉब लग गई थी। उसके बाद में जब हमारे बेबी हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें 2 लोगों को कमाने की तो जरूरत नहीं है। उसने सीधे बोला कि मैं अपना पूरा ध्यान, मैं तो बच्चे को रेज करने पे दूंगी। तो उसने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली कि मेरी आज की प्रायोरिटी यही है। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, स्कूल जाने लग जाएगा, फिर वो प्रायोरिटी नहीं रहेगी। तो हमें समय के हिसाब से हमारे जो जीवन में चल रहा होता है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। अब जो सीए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटी ये सेट करनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी है कि मैं क्लास मेरे को देखनी ही देखनी है, मेरे को होमवर्क करना ही करना है। उसके बाद का जो भी टाइम है वो आप अपनी रिलेशनशिप पे दो, आप रील देखने में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी तो चलती रही है। ऐसा नहीं कर सकते जो कि भाई सीए करने के चक्कर में हम बुढ़े हो गए, हमें तो पता ही नहीं रिलेशनशिप होती क्या है, हम तो बुढ़ापे में आ गए, या हमने तो कभी कोई रील नहीं देखी, कोई एंटरटेनमेंट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मेन चीज है प्रायोरिटी। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, रिलेशनशिप का तो हैंडलिंग आप लोगों को आजकल वैसे अच्छी आती है सबको। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज ना ओवर बर्डन ना बने। ऐसा ना हो कि भाई रिलेशनशिप के चक्कर में हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपनी आर्टिकलशिप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। वो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और वो दूसरे बंदे को समझ में आना चाहिए कि भाई हाँ ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी प्रायोरिटी है। बैठो, बताओ कि भाई मेरी प्रायोरिटी है, मुझे ऐसे करियर सेट करना है। अब अगर साथ में चल रहा है तो ठीक है, वरना उसे छोड़ दो, कि डिग्री लास्ट तक काम आएगी। और ऐसे ही जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह का है, आप टाइम सेट कर दो। इंस्टाग्राम पे, मोबाइल में, हर चीज में टाइम सेट हो जाता है कि भाई ये लिमिट क्रॉस हो गई है। होता क्या है, हम जब रील स्क्रॉल करना चालू करते हैं ना, फिर वो स्क्रॉल नहीं रुकता। भाई आप हमें हम बोर हो रहे हैं, एक रील देखी, 2 रील देखी, 3 देखी, 4 देखी, अब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप पूरे 24 घंटे भी करते रहो तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम जब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएं कि हाँ भाई अब हमारा मन भर गया है पूरी तरीके से, 1 घंटे 2 घंटे में हमारा मन भर गया, तब बंद करें। इसकी जगह पे डिसिप्लिन वे में हमें क्या करना है कि आप सिंपल सा एक काम करिए कि भाई जैसे ही हमारे पास इंस्टाग्राम है उसके अंदर टाइम सेटिंग कर दो, सेटिंग में जाकर, कि भाई आपको जो रील्स वगैरह देखनी है वो उसमें टाइम सेट हो जाता है। 15 मिनट के बाद उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके 15 मिनट आज के पूरे हो गए हैं। तो मैंने अपने में 5 मिनट का लगाया हुआ है, तो मैं डेली 5 मिनट रील देखता हूँ, और डेली देखता हूँ मैं भी। लेकिन मैं 5 ही मिनट देखता हूँ, उसमें अच्छी आए बुरी आए, जैसी आई 5 मिनट देखी और क्लोज। उसके अलावा मोबाइल नहीं। और दूसरा, मोबाइल आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल को साइलेंट रखें, और डायरेक्ट कॉलिंग हो जाती है, जैसे फैमिली वाले जितने भी लोग हैं उनके नंबर्स को डायरेक्ट कॉलिंग पे लगा दो, तो वो साइलेंट से हट जाएगा। बाकी सबके लिए साइलेंट कर दो। जब शाम को आप फ्री हो जाओ तब अपना उन्हें फोन कर लो। मतलब मेरा मेन कहना ये है
कि फोन को साइड में रख के पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई हो जाए उसके बाद फोन को गले से लगा के घूमो, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 1.5 डे स्ट्रैटेजी, एंड क्या सिलेक्टिव स्टडी करना सीए के लिए सही रहेगा? देखिए, पूरे ईयर जब हम तैयारी करते हैं कोर्स की, तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो हमेशा सेलेक्टिव करना चाहिए। 100% रिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बात सोचो, कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास सीए के अंदर जो है, उसमें किसी में भी न्यूमेरिकल की बात की जाए तो 700-800 क्वेश्चन से कम तो किसी में है ही नहीं, ये तो मिनिमम साइड है। और अगर हम थेरेटिकल पोर्शन की बात करें तो 500-600 पेज से कम कोई स्टडी मॉड्यूल नहीं है। 1.5 दिन में इतना पढ़ा ही नहीं जा सकता किसी भी स्पीड से। तो हमें पूरे साल पढ़ते रहना चाहिए, और सिलेक्शन हमें ड्यूरिंग द स्टडी कर लेना चाहिए कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये लास्ट में आएंगी। और लास्ट में सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, लास्ट में पूरा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। 1.5 डेज में तो सेलेक्टिव ही करना चाहिए बिल्कुल। ओके सर, दैट इज इट। तो मतलब लास्ट में आप अपने स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो लाइफ लॉन्ग वो अपने साथ लेके चले ऐसी चीज? मैं लास्ट में सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहना चाहूँगा कि जो सीए कोर्स है वो टफ नहीं है। ये सीरियस नोट पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने कोई भी स्टूडेंट जो अपना 100% देता हो, उसको ऐसा नहीं देखा कि वो सीए ना बनाओ। आज तक जितने भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने अपना 100% दिया है, चाहे उनका 1 या 2 अटेम्प्ट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सीए जरूर बने हैं। जो सीए कोर्स है वो आपसे बहुत हाई ये नहीं मांगता कि आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, आप बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए। एक एवरेज बच्चा आराम से सीए बन सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, यानी डेली मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत ये होती है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे शुरू में पढ़ना चालू करा, स्टार्ट होते के साथ 18-18 घंटे पढ़ने हैं। एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, 18 घंटे आप एक हफ्ते तक पढ़ लिया, आप टूट गए। इतना थोड़ी स्टेमिना होता है किसी बच्चे में। उसके बाद में क्या हुआ जी, अब हम 1 महीने तक बीमार पड़े हुए हैं या पढ़ ही नहीं रहे हैं, बोर हो गए। आप अपना एक सिस्टम बनाइए कि मेरे को 12 घंटे डेली पढ़ना है, मेरे को 15 घंटे डेली पढ़ना है, या 10 घंटे डेली पढ़ना है। वो भी इस चीज पर डिपेंड करता है, क्लासेज चल रही हैं तो क्लासेज करना और होमवर्क करना, 10 से 12 घंटे में ये काम करना है मेरे को। जब उसके बाद में रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन आराम से 12 घंटे चल सकता है। एग्जाम टाइम से पहले हम आराम से 15 घंटे दे सकते हैं। तो जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ना, तो आपका सीए कंफर्म हो जाता है कि ये निकलेगा ही निकलेगा। इवन मैंने आज तक जितने भी रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि सर हमने, जब हमारा फाउंडेशन का रिजल्ट आया और हमने इंटर की तैयारी चालू की, हमने कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट में रिजल्ट रैंक में कन्वर्ट हो गया। तो कंसिस्टेंसी मैटर है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी फॉलो करिए और आराम से हो जाएगा। कोर्स आसान है, भारी नहीं है। ओके सर, सो लास्ट में थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दिए इसलिए। एंड थैंक यू टू द ऑडियंस ऑल्सो। दैट इज इट सर। थैंक यू वेरी मच वंशिका, पलक। और मैं बच्चों को बोलूंगा कि सीए पोर्टल के को आप सब्सक्राइब करिए। ये इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पर भी है। और बाकी ये इसी तरीके के पॉडकास्ट और वीडियो डालते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव। और मुझे आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।